जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट प्रयास, जो सिंह सर ने अपने एक सुपरविजन में अपने एक विजनरी मिशन के प्रयास में बनाया था। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये आपका लास्ट SBTS का पेपर है। इसके बाद आप लोग जाके FST में मर्ज कर जाओगे, जो लगातार आपको पता है कि 43, 44 पेपर हो चुके हैं FST के। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं चीज़ों को। देखिए, पूछ रहा है कि करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर की तरफ जो है वो हायर पोटेंशियल है। क्या है इधर की तरफ? हायर पोटेंशियल है। इधर की तरफ जो है वो हायर पोटेंशियल है। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये दिखाएगा लोअर पोटेंशियल को, ये दिखाएगा आपको लोअर पोटेंशियल को। एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ जो होगा वो होगा लोअर पोटेंशियल। अच्छा देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, ये P है, ये N है, तो आपका ये क्लियर है कि ये सीधा सीधा फॉरवर्ड बायस है। क्या है? फॉरवर्ड बायस। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो ये रिवर्स बायस्ड है। क्या है? रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस्ड है, इसका सीधा मतलब कि अब इस सर्किट से कोई भी करंट जाने वाली नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो कोई करंट जाने वाली नहीं है। यानी अपने लिए जो काम का हिस्सा है वो बस इतना है। अपने लिए जो काम का हिस्सा है वो बस इतना है, ऊपर वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, करंट चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I = V/R नेट। अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस हम चाहे 30 की बात करें चाहे 20 की, ये सीधा सीधा सीरीज में है। और ये जो आपका फॉरवर्ड बायस में है ये बिहेव एज वायर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज कंडक्टिंग वायर। बिहेव एज वायर, ये वायर की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, I = V/R। V की वैल्यू अगर हम देखें तो 5 है, अपान R की वैल्यू देखें तो 30 + 20 है, यहाँ से आ गया 5/50 एम्पियर, या इसी को लिख सकते हैं 1/10 एम्पियर, या इसी को लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आसानी से जवाब हमारा कौन सा हो गया? 5/50। क्या हो गया? 5/50। मुझे लगता है कि अब इस पर आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बस हमें इसमें ध्यान रखना था फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही कहानी है। In the circuit shown in following figure contains two diodes D1 and D2 each with forward resistance of 50 ohm with infinite backward resistance। अब देख गौर करिएगा इस पॉइंट पे, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको 50 ओम दे रखा है डायोड का। किसका? डायोड का। डायोड D1 एंड D2 का। और इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस है, यानी इस बार इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कौन सा है? बैकवर्ड वाला, उसको ध्यान में रखना है। अब बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है, वो कह रहा है कि फिर बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं फिर, तो अगर मैं D1 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? D1 की। तो D1 हमारा हायर पोटेंशियल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हायर पोटेंशियल से। किससे जुड़ा है? हायर पोटेंशियल से। ये जो जुड़ा है ये लोअर पोटेंशियल से है। तो देखिए, अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ये आपका हो जा रहा है रिवर्स बायस्ड। यानी D2 में कोई करंट जानी ही नहीं चाहिए। रिवर्स बायस में ये रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर देगा? इनफाइनाइट। और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑफर करेगा तो करंट डिवीजन रूल से इसमें कोई भी करंट जाने वाली नहीं है। तो सारी करंट जो गुजरेगी वो D1 से गुजरेगी। इस बार इसको हम आइडियल वायर नहीं ले सकते। इस बार हम इसको आइडियल वायर नहीं ले सकते भैया। ये आपका रेजिस्टेंस दिया इसका 50 ओम है, तो डायोड ही, लेकिन जुड़ा किस में है? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 50 ओम होगा, और रिवर्स बायस में जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो इस बात पे गौर करना पड़ेगा हमें। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि हमसे पूछ रहा है बैटरी 100 ओम रेजिस्टेंस। अब भैया देखो, अगर हम इस हिस्से को ध्यान से दिखा रहे हैं, इसमें तो कोई करंट जानी ही नहीं है। इस हिस्से को ध्यान से देखिए तो सेम करंट जा रही है, क्योंकि लोअर वाले हिस्सा जो है वो
क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में नहीं है, रिवर्स बायस में है, बैक है पूरा का पूरा बाइसिंग। तो इसलिए भैया हम रिवर्स बाइसिंग हुई है, इसलिए भैया हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आई जो होगा वो आपका आ जाएगा V बाई आर। V हमारा जो है 6 है अपान, यहाँ पे वैल्यू जोड़ेंगे तो पहला रजिस्टेंस 50 है क्योंकि सीरीज में है सारे, प्लस अगला 150 है, प्लस अगला 100 है, ये आ गया 6 बाई 300 यानी 2 बाई 100। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2 आर 0.02 एम्पियर। इस तरीके से हमारा आंसर सेकेंड हो गया। कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आसानी से जवाब दिया जा सकता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसमें दिखाया भी गया है एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन है बच्चे, VAB ज्ञात करिए। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए अभी भी जो बाइसिंग है ये ठीक है, रिवर्स बाइसिंग नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं इस हिस्से की, तो ये रिवर्स बाइसिंग नहीं है सर, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है यानी करंट यहां से जाएगी, करंट यहां से जाएगी। अब करंट जाएगी तो सीधे वायर की तरह। अब इसका रजिस्टेंस की बात अगर मैं करूं तो देखिए एक 10 ओम हो गया, एक 10 ओम हो गया, ऐसे हो गया, फिर हमारे पास एक रजिस्टेंस ऐसे फिर आ गया 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के दोनों कन्फर्म है कि पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और पैरेलल में देखिए जब दो हो तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे डिवीजन। डायरेक्ट आपको 5 लिखना है, आप लिख सकते हो ऐसे भी। आर नेट इक्वल टू 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10, ये आ गया 100 बाई 20 यानी 5 ओम। हालांकि ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि किसी एक रजिस्टर को पकड़िए, उसको नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए, किसी एक के रजिस्टर को पकड़ के। ये भैया कितना आ गया 15, यानी यहाँ से अगर मैं आर नेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आर नेट की, तो आर नेट सीधा सीधा 15 ओम आ रहा है। आर नेट कितना आ रहा है 15 ओम। अब यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखिए अगर मैं I की बात करूँ तो I इक्वल टू V बाई आर है। I इक्वल टू क्या है, V बाई आर। भैया करंट तो सेम हमें मिलेगी, तो V कितना है 30, R कितना है 15, ये सीधे सीधे 2 एम्पियर आ गया। करंट यहाँ जाएगी 2 एम्पियर, यहाँ गई भैया आपकी 2 एम्पियर, सेम है तो भैया इधर भी जाएगा 1 एम्पियर, इधर गया होगा 1 एम्पियर। क्लियर है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, ये आसान सी क्वेश्चन है, इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो अभी हम इसका रेजिस्टेंस निकाल के खाली हुए हैं, रेजिस्टेंस हमने इसका निकाले थे, कितना आया था 5 ओम। तो भैया V निकालना है, VAB के अलॉन्ग निकालना है, तो भैया सीधे सीधे बात कर लो I इंटू आर की। I2 इंटू आर कितना 5, कितना आ गया 10 वोल्ट। या दूसरा तरीका था कि हम यहाँ से निकालते, यहाँ पे निकालते तो वोल्टेज जो आता वो कितना आता 2 इंटू 10 यानी कितना 2 इंटू 10 यानी 20 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, टोटल 30 था, तो इस हिस्से के लिए सीधा सीधा कितना आता 10 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आसानी से देख चुके हैं बच्चे, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एक आसान क्वेश्चन था जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जर्मेनियम है, एक तरफ सिलिकॉन डायोड है, और देखिए अब इनका जो कंडक्ट कर रहा है एक 0.3 वोल्ट पे कर रहा है, अगला जो है वो 0.7 वोल्ट पे कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कह रहा है कि अगर मैं ये ध्यान दीजिए कि जर्मेनियम को रिवर्स कर दूं कनेक्शन को, अभी देखिए ध्यान से, तो दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं,
फॉरवर्ड बायस में दोनों के दोनों जुड़े हैं। ये इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है। फाइनली वो क्या कह रहा है कि जर्मेनियम के डायोड को रिवर्स करिए, यानी वो कह रहा है कि डायोड को कुछ इस तरीके से बना दीजिए। अब ये कुछ इस तरीके के हिस्से पे बात कर रहा है कि भैया किसका डायरेक्शन बदल दो, जर्मेनियम का, सिलिकॉन को वही रहने दो। अब एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, या सीधे सीधे जानते रहिए कि जिसका वोल्टेज कम होगा, जिसका वोल्टेज कम होगा वही भैया कंडक्शन स्टार्ट करा देगा। क्या करा देगा, कनेक्शन स्टार्ट करा देगा। बोथ डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों के बोथ डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों के दोनों जुड़े किसमें हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों के दोनों को हम लोगों ने जोड़ रखा है पैरेलल में। दो हमारे पास डायोड हैं, दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो भैया देखो सीधी सीधी बात, जिसका वोल्टेज कम होगा डायोड हैविंग less voltage will start conduct भैया जिस डायोड है अगर उसका वोल्टेज लेस है तो वो कंडक्ट क्या कर देगा, पहले क्या कर देगा, पहले। तो भैया शुरुआत में देखिए 12 है, क्या है 12, इधर V0 है, तो भैया हम लोग देखते हैं शुरुआत में सिर्फ यही फंक्शन कर रहा होगा, यानी V पहले की शुरुआत की बात करते हैं। तो भैया ये शुरुआत में कितना आएगा आपका 12 माइनस 0.3 यानी 11.7 वोल्ट। अब अगेन दोबारा क्या हुआ, जर्मेनियम कनेक्शन इज रिवर्स्ड। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम को रिवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब भैया जर्मेनियम का 0.3 है, ये वाला हिस्सा रिवर्स कर रहे हैं, तो ये एक्ट एज रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। अब कहानी क्या आएगी, सीधे सीधे अब जो कंडक्शन होगा वो कंडक्शन सिलिकॉन के द्वारा होगा, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 0.7, ये आ जाएगा 11.3 वोल्ट। अब ये बेसिक सी दो चीजें हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ V0 कितना चेंज होगा, तो वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, डेल्टा V जो होगा वो सीधा सीधा लिखा जा सकता है 11.7 माइनस 11.3 वोल्ट, यानी सीधे सीधे आ गया 0.4 वोल्ट। एक आसान सा क्वेश्चन जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। ये थ्योरी का क्वेश्चन था, हालांकि मैंने इसको न्यूमेरिकल के तरीके से डील किया बच्चे, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे सोच के कि यार 0.3 है, एक का 0.7 है, अंतर कितने का जाएगा, 0.4 का। आप विद इन लाइन भी इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते थे। चलिए सर आगे है, ये बच्चे आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है। अच्छा भैया देखो एसी सोर्स है, कैसा सोर्स है, एसी सोर्स। अब ध्यान देना सोर्स कैसा है, एसी। अब यहां से एक बड़ी खास बात निकल के आएगी सर कि एसी में, किसमें, एसी में सर अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो हाफ साइकिल में ये क्या होगा, हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव। हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव। ये कहानी किसकी है, एसी की। अब वो कह रहा है कि 220 वोल्ट आरएमएस दिया है, हमें वोल्टेज का क्या दिया है, आरएमएस। क्या दिया है, वोल्टेज का हमें क्या दिया है, आरएमएस। और एसी सीरीज में है किसके साथ, कैपेसिटर के साथ। किसके साथ, कैपेसिटर के साथ। तो भैया ये जो पीएन जंक्शन है, कौन सा जंक्शन है, पीएन जंक्शन। कौन सा जंक्शन है, पीएन जंक्शन। अब इस बात पे गौर करिएगा कि एच पीएन जंक्शन, एच पीएन जंक्शन कंडक्ट
ओनली फॉर, भैया अब ये कंडक्ट सिर्फ पॉजिटिव के लिए करेगा जब तक ये किस में जुड़ा होगा, फॉरवर्ड बायस में, तब तक कंडक्शन होगा। रिवर्स बायस में आते ही कंडक्शन की कहानी खत्म। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये करेगा, तो पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करेगा। किसके लिए करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी की बात हो रही है, यानी सीधा सीधा वो बात कर रहा है कि मैक्सिमम पीक कितना जाएगा, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज। अब पीक वोल्टेज को भैया लिखना हुआ तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट, वी नॉट जो होता है ये बराबर होता है वी आर एम एस इंटू रूट टू। यहाँ वी आर एम एस इंटू रूट टू लिखेंगे तो वी आर एम एस 220 है, रूट टू की वैल्यू 1.414 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 311.08 वोल्ट, या इसी को लगभग लिख सकते हैं 311.1 वोल्ट। इस तरीके से ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, एक आसान सा जनरल सा क्वेश्चन था जिसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। देखिए कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपको 220/√2 भी दे रखा था कि आप थोड़ा सा भी चूके तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। सिर्फ कंडक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा। और भैया देखो 220 RMS दे रहे हो तो पीक कितना होगा, पीक जो जाएगा वो 311.11 जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसमें द डायग्राम ऑफ ए लॉजिक सर्किट इज गिवन बिलो। द आउटपुट F की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आउटपुट F की। अगर आउटपुट F की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 गेट हैं, तीनों गेट को हमें पहचानना पड़ेगा, तीनों गेट को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अच्छा देखिए अगर तीनों गेट पे हम लोग शुरुआत में देखें तो पहला गेट हम लोगों को क्लियर है, ये गेट आपका R गेट है, क्या है, R गेट है। ये भी गेट हमारा क्या है, R गेट, क्या है, R गेट। अब जब 2 R गेट हम लोगों ने पहचान लिए हैं तो देखिए R गेट में अब देखिए 2 चीजें होती हैं, एंड और R में अंतर यही होता है कि R में हम देखते भले प्लस है लेकिन उसको पढ़ते हैं R है, तो यहां पे क्या होगा, W प्लस नहीं है, ये R है X, ये आउटपुट आएगा, क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा पहले R गेट के लिए। किसके लिए, पहले R गेट के लिए। दूसरे के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीधा सीधा W प्लस Y आएगा। लेकिन ये जो हमारा आया है, ये जो अब ये जो है इस गेट के लिए, इस गेट के लिए ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इनपुट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इनपुट की तरह। अच्छा इनपुट की तरह बिहेव करेगा और ये आपका गेट आपका एंड गेट हो जा रहा है। कौन सा गेट हो रहा है, एंड गेट। कौन सा, एंड गेट। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो चुका है। देखिए भैया आप सीधे सीधे लिख सकते हो। अब एक इनपुट हमारी ये है हमारे पास, दूसरी इनपुट ये है, और ये गेट कौन सा है, एंड है। कौन सा है, एंड है, यानी जो भी इनपुट आएगा वो कहाँ जाएगा, ये दोनों इनपुट किस में जाएंगे, एंड में। किस में, एंड में। एंड को दिखाते हैं डॉट से, किससे, डॉट से। चलिए मल्टीप्लिकेशन से दिखाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखो अगर f को लिखना हुआ, f को लिखना हुआ तो ये सीधा सीधा हम लोग पहला लिखेंगे W R X। इसके बाद अब ये सीधे से एंड गेट है। अब यहां पे भैया हम क्या करेंगे, प्लस y, ये 2 गेट हो गए। भैया यहां पे अगर हम 2 गेटों की बात कर ले रहे हैं तो अब देखिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा W प्लस WX प्लस WY प्लस XY। अब यहां पे गौर करने वाली चीज ये है कि हमें पता है W डॉट W क्या आएगा, 1, या A डॉट A भी क्या आता है, 1। W डॉट W क्या, सॉरी W डॉट W क्या आएगा, W आएगा, या हम लिख सकते हैं A डॉट A जो आता है वो एक्चुअली A ही आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये f की वैल्यू को रखेंगे तो f की जो वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए W प्लस
डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से f इक्वल टू मैंने w को ले लिया कॉमन, w को कॉमन लेते ही ये बचेगा क्या 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ बच रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 प्लस एनी वेरिएबल। अब देखो, अब ये प्लस में जो बोल रहा हूं ना, एक्चुअली ये ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये आर को दिखाता है। किसको दिखाता है? आर को। किसको? आर को। भैया ये देखो आर को दिखा रहा है, प्लस जो साइन है वो आर को दिखा रही है। तो अब हाईएस्ट आउटपुट है हमारे पास, अब हमें उसके साथ लो इनपुट मिले चाहे हाई आउटपुट मिले, हम लिखेंगे क्या? हाई, क्योंकि भैया हमेशा हम हाई आउटपुट लेते हैं। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो f इक्वल टू देखिए यहां से आ गया w प्लस यहां पे आ गया x डॉट वाई। अब इस तरीके से हम लोग ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो 6 का ऑप्शन सही हो जा रहा है, 3rd। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 3rd। 6 का ध्यान से देखने पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? 3rd। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कि ये क्वेश्चन में ही आपको कह रहे हैं कि ये नैंड गेट है, पहचानने की आफत खत्म, ये भी नैंड गेट है और ये आपका प्यारा सा नॉर गेट है। क्या है? नॉर गेट। प्यारा सा क्या है? नॉर गेट। अब आपसे कहा जा रहा है कि फॉलोइंग आउटपुट बताइए। क्या बताइए? आउटपुट। अब देखिए B जो है वो कॉमन इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कॉमन इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए ये गेट एंड है तो भाई सोचना ही नहीं है, यहाँ पे जो x आ रहा है, x एक्चुअली जो है वो आ रहा है A एंड B का, और यहाँ पे y जो आ रहा है वो B डॉट C। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना है। अब देखिए अगर अब इस z की बात की जाए, किसकी? z की, तो अब z ही हमारा फाइनल आउटपुट है। z हमारा क्या है? फाइनल आउटपुट। हम डायरेक्ट बुलियन अलजेब्रा से कर लेंगे, हम लोग ट्रुथ टेबल बनाने की जहमत नहीं उठाएंगे। तो z इक्वल टू भैया गेट हमारा क्या है भैया? सीधे सीधे नॉर है। क्या है? नॉर है। तो नॉर जो लिखेंगे वो आएगा x। अब नॉर है तो x प्लस वाई। तो भैया ऊपर बार लगेगा तो x प्लस वाई का बार, यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग a डॉट बी प्लस b डॉट सी। इसका बार तो पहले से है, अब उसके ऊपर बार लग गया। अब देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दें। क्या लगा दें? डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते z इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? a डॉट बी डॉट a डॉट बी डॉट b डॉट सी। अब ये सीधा सीधा आ गया भैया z इक्वल टू, अब देखो लिखना हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे सीधे a, अच्छा b डॉट b, अभी भी बात होके आई है कि b डॉट b जो होता है वो b ही आता है, अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है। तो सीधा सीधा अगर मुझे लिखना है तो अब इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? a, ये पूरा हिस्सा b c। भैया इसको ऐसे ही तो लिखेंगे a डॉट b डॉट b डॉट c। ये पूरा हिस्सा भैया क्या आएगा? B ही आएगा। तो A B C आ गया। कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन। कुछ इस तरीके से लॉजिकल गेट के क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज विल बी। अब ये बच्चा एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर nth, क्या? फॉर nth, ये हमसे पूछ रहा है
थर्ड ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज से, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? nth ब्राइट फ्रिंज की, nth ब्राइट फ्रिंज। अब इसको मैं दो तरीके से करूंगा, दो तरीके में कोई एक तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फेज डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? फेज डिफरेंस। तो पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा एन लेमडा। इसी तरीके से अगर मुझे 5/2 लिखना हुआ तो ये बराबर सीधे सीधे आएगा डेल्टा एक्स बाई लेमडा के। ये रेशियो हम लोगों ने वेव में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू मैं लिखना चाहूँगा तो सीधे सीधे आएगा डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लेमडा। अब भैया डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो। डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो वास्तव में एन की वैल्यू 3 दे रखा है, एन की वैल्यू 3 दे रखा है, तो रख दीजिए। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा यानी 3 लेमडा दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो फाई इक्वल टू कितना आ गया? एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में। ये बाई लेमडा है और यहाँ पे कितना है? ऊपर 2 पाई है। तो ये डेल्टा एक्स अगर मैं रख रहा हूँ तो डेल्टा एक्स जो है वो हमारा 3 लेमडा बाई लेमडा इंटू कितना आ गया? 2 पाई। लेमडा से लेमडा खत्म हुआ, ये आ गया 6 पाई। कितना आ गया? 6 पाई। 6 पाई का मतलब कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए दूसरा तरीका है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब देखिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों सीधे सीधे 0 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 0। n की वैल्यू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या रखेंगे? 0। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की मैं बात कर रहा हूं, किसकी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लिख दे रहा हूं भैया, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। किसकी? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे कितना होगा? 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई। ये आपके लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं। Wave will have shift 1 cycle। कितना? 1 साइकिल। 1 साइकिल का मतलब भैया सीधा सीधा 2 पाई। तो भैया अगर यही मैं बात कर रहा हूं कि एक है, तो अगर ये फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, ये कहानी कितनी हो गई? 4 पाई। और फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, किसके लिए? थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कहानी सीधी सीधी आ गई 6 पाई। सर कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 6 पाई वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आगे देखते हैं। ए थिन माइका शीट ऑफ थिकनेस 2 × 10⁻⁻6 मीटर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू इक्वल टू 1 माइनस न्यू इक्वल टू 1.5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ फर्स्ट वेव। ध्यान दीजिएगा कि जो इंट्रोड्यूस करा दिया है वो हम लोगों ने पाथ ऑफ फर्स्ट वेव पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। द वेवलेंथ ऑफ द वेव यूज्ड कितना दिया है आपको? 5000 एंगस्ट्रॉम। द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विल शिफ्ट। अब आपको बताना है कि ये कितना शिफ्ट करेगा। अब सीधी बात है कि पाथ ऑफ फर्स्ट वेव पे आप डाल के रखे हो तो शिफ्टिंग हमेशा जो होगी वो कहाँ होगी? अपवर्ड। कहाँ होगी? अपवर्ड। एक ऑप्शन तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है कि पाथ जो है वो किसका है? फर्स्ट वेव का है। इसके बाद वेवलेंथ जो दे रखा है वो, उसके बाद वो कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन में सीधे सीधे निकालने के लिए बोला जा रहा है कि द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विल शिफ्ट, कि कितना शिफ्टिंग होगी किसकी? सेंट्रल ब्राइट की। तो देखिए हम लोगों को एक सीधा सा फार्मूला पता है कि अगर किसी हम
कोई एक शिफ्टिंग जो करा रहे हैं, या सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं आगे चल के इस क्वेश्चन को, when a transparent sheet of when a transparent sheet of when a transparent sheet of refractive index nu, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बाद में आप लोग सीधे सीधे करिएगा, न्यू एंड थिकनेस टी एंड थिकनेस टी एंड थिकनेस टी, दो चीजें आपको दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू दे रखा है और थिकनेस कितनी दे रखी है, टी, इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन वेव। किसी एक वेव में हम क्या करते हैं, उसके पाथ में रख रहे हैं, तो भैया देखो जो हमारे सामने कहानी आएगी वो ये आएगी कि इट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ, ये इंट्रोड्यूस करेगा एक एडिशनल पाथ डिफरेंस, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ डेल्टा एक्स, कितने का, डेल्टा एक्स का, और डेल्टा एक्स जो हमें लिखना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू आएगा न्यू माइनस वन, उसके बाद टी, डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो न्यू माइनस वन इंटू डेल्टा टी आ रहा है। मैं समझा रहा हूं लेकिन आपको फार्मूला याद रखना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला बेसिस चीजों पे चलना है। इसके बाद फिर देखो भैया, अगर यहां पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट का बात की जाए, एन की, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट की कितनी शिफ्टिंग हुई है, तो भैया देखो थिकनेस पहले पकड़ लो, न्यू माइनस वन इंटू टी, ये टी ऐसे डायरेक्ट रख लो, बाई क्या लिखेंगे भैया, यहां पे आइए, ये आ जाएगा n इक्वल टू न्यू माइनस वन टी बाई, यहाँ पे ये आ जाएगा 1.5 माइनस वन, या इसको डायरेक्ट 0.5 रख सकते हो, इंटू टी, थिकनेस की बात करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है, अपान वेवलेंथ कितना आ रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा फिर। अब देखो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 डायरेक्ट 1 आ गया, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर प्लस 10 अपान 5000। ये सर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 इंटू 10 की पावर 3 अपान 5 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ से ये कटेगा, कितना आ गया 2। और सीधी बात आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि पाथ ऑफ फर्स्ट वेव है, क्या है, पाथ ऑफ फर्स्ट वेव है, इसका सीधा मतलब है कि ये जो स्लिट होगी, अब भाई पाथ ऑफ फर्स्ट वेव का मतलब क्या होगा, पाथ ऑफ फर्स्ट वेव का मतलब अपर स्लिट होगा, क्या होगा, अपर स्लिट होगा, क्या होगा, अपर स्लिट होगा। और अगर अपर स्लिट है तो भैया फ्रिंजेज की शिफ्टिंग भी जो होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, फ्रिंजेज की जो शिफ्टिंग होगी ऊपर की तरफ होगी। या मैं लिख दे रहा हूं, द फ्रिंज पैटर्न will shift in the direction in which direction mica is introduced। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें वैसे चीज़ें
मैं इतना लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए क्योंकि एग्जाम टाइम है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट फार्मूला बेस चलना, आप लोग डायरेक्ट फार्मूले पे रखना और आपको सीधा पता है अपर स्लिट होगा तो डायरेक्ट आंसर करना। इसमें बच्चे मेरी तरह से आपको कैलकुलेशन या पूरी थ्योरी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक समझाने के पर्पज से बताया हूँ। देखो भैया अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट हमें दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट यानी डी कितना है, सीधे सीधे 0.25 mm, यानी इसे लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर -3 mm। ये आ गया। आगे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी सीधे सीधे 1.4 मीटर दे रखा है। कितना, इसको भैया देखो एक करेक्शन था मुझे ध्यान अभी आया, ये बच्चे ना 0.828 होगा वरना आंसर बदल जाएगा, आपको ये करेक्शन कराया गया था, 0.28 होगा। मैं कर दे रहा हूँ भैया, लिख दे रहा हूँ, वरना अभी मुझे याद आया कि ये करेक्शन का हिस्सा था। 0.28 mm यानी इसे लिख सकते हो 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और ये मीटर आ गया 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज 0.9 सेंटीमीटर, यानी सीधे सीधे हमें दे रखा है कि भैया अब देखो y अगर हम बात कर रहे हैं nth की, ये बराबर किसके आएगा, n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वेवलेंथ पूछिए, क्या पूछ रहा है वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू सीधा आ गया वाई एन इंटू डी अपान स्मॉल एन इंटू डी। अब सीधे सीधे वैल्यू रखना है, पहली वैल्यू क्या है, वाई एन, वाई आपको दे रखा है 0.9 इंटू डी कितना दे रखा है 0.28 इंटू 10 की पावर -3 अपान, अगला हमें दे रखा है कि एन की वैल्यू देखिए, डिस्टेंस बिटवीन हमें दे रखा है सेंट्रल और ब्राइट फ्रिंज यानी 3 है, थर्ड की बात कर रहा है, यानी एन की वैल्यू कितनी दे रखा है हमें, सीधे सीधे 3 दे रखा है, इंटू डी भैया 1.4 है, क्या है 1.4 है। अब भैया कैंसिल करने की कहानी है, सीधे सीधे 0.9 ये काटेंगे, ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.9 और 3, ये आ जाएगा आपका 0.3, कितना आएगा 0.3। इसको कैंसिल करेंगे तो ये सीधा सीधा आपका कट के आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करो, ये 140 लेना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा, या चलिए 140 ले लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करते हैं, 0 रखते हैं। अब भैया इसके बाद ये 14 से ये कटेगा, 2 इधर का क्या होगा 0। अब इधर से कैलकुलेट अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये वैल्यू सीधे सीधे आ रही 0.3, या इसको चलो 0.2 ही ले लो, जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वही ले लेते, चलो 0.3 है, अपान क्या लिखेंगे, अप इंटू 2 बाई सीधे सीधे 10, कितना 10 इंटू 10 की पावर -3। अगर अब इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये 0.3 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा 0.06 इंटू 10 की पावर -3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.3 और 0.9, हाँ एक जगह मिस्टेक हो रही है, हाँ 0.9, ये ध्यान में रखिए कि ये 10 की पावर -2 है, सेंटीमीटर में डेटा है, किसमें है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में अगर होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 5, क्या यूज करेंगे -5, यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे -5, क्या यूज करेंगे -5, यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे -5, कितना यूज करेंगे -5, ये हमारा -5 आ गया, -5 आया है। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.06 यानी 6 इंटू 10 की पावर -7, ऊपर नीचे सब में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 6000 इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम।
कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना था, ये ब्राइट फ्रिंज का 0.9 सेंटीमीटर दिया था, इस बात पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। अब देखिए ये आगे दे रखा है, मैं सीधे सीधे अभी यूज भी करेंगे। देखो अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द टू स्लिट ऑफ ए एंड बी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट इफ ए थिन ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड नॉर्मली इन पाथ ऑफ बीम कमिंग फ्रॉम द स्लिट। अब देखिए भैया सीधा सीधा, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में? इन द प्रेजेंस ऑफ थिन ग्लास प्लेट, थिन ग्लास प्लेट, थिन ग्लास प्लेट, थिन ग्लास प्लेट, प्लेट, fringe pattern will shift, fringe pattern will shift, fringe pattern जो होगा वो shift करेगा, fringe pattern shift करेगा, but no change in width of screen, no change in width of screen, no change in width of स्क्रीन। अगर इस तरीके से मैं बात करूं तो सीधा सीधा हमारा जो ऑप्शन जा रहा है कि फ्रिंज की विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पैटर्न क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। देखिए भैया फ्रिंज विल डिसअपियर ऐसा होगा ही नहीं, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज या डिक्रीज, विड्थ पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है? फोर्थ। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? फोर्थ। या देखिए भैया अगर ऐसे लिखना भी हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे चलिए बात कर लेते हैं, d बाई स्मॉल डी। यहाँ पे ये जो आपका यूज हो रहा है स्मॉल डी, ये डिस्टेंस बिटवीन द क्या है? d है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट है। अब देखिए इस पूरे फैक्टर में, तीनों फैक्टर में या हाँ, और कैपिटल डी की बात करें तो डिस्टेंस कहाँ से है? टू स्क्रीन, डिस्टेंस टू स्क्रीन। नो फैक्टर इज चेंजिंग, नो फैक्टर इज चेंजिंग, नो फैक्टर इज चेंजिंग। अगर हम थ्योरी से न डील करना चाहें, फार्मूले से डील करना चाहें, तो कोई भी फैक्टर इसमें चेंज नहीं हो रहा है, यानी सीधी सीधी फ्रिंज विड्थ जो होगा, कौन होगा? फ्रिंज विड्थ, fringe width is also not changing, also not changing, यानी फ्रिंज विड्थ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तीनों के तीनों गलत हो गए, क्योंकि फ्रिंज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भैया इंसर्शन अगर हम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ऑन इंसर्शन ऑफ थिन ग्लास प्लेट, थिन ग्लास प्लेट, थिन ग्लास प्लेट, फ्रिंज रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसको भैया हमें एक थ्योरी के पॉइंट के तौर पे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन से हम लोग सीधे सीधे बच सके, कैलकुलेशन हमें कम से कम करना पड़े। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। In Young's double slit experiment, the wavelength of light used is doubled and distance between slit। भैया आप सिर्फ अब वापस यही फार्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फार्मूला। भैया फार्मूला ये याद रखिएगा, यही हमारा फार्मूला ब्रह्मास्त्र बनेगा। फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा आपका वेवलेंथ हो गया, डी जो हो गया डिस्टेंस हो गया स्क्रीन से, और स्मॉल डी क्या है? सेपरेशन ऑफ स्लिट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट हो गया। लिख दे रहा हूं मैं, ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन,
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, दो स्लिट के बीच का। अब देखिए भैया सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रिंज विड्थ बताओ, यही आपका भैया ये फार्मूला जो बीटा है यही हमारा क्या है? फ्रिंज विड्थ है। क्या है? फ्रिंज विड्थ है। क्या है? फ्रिंज विड्थ है। अब देखिए भैया फ्रिंज विड्थ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है कि यंग डबल एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है। अब सीधे सीधे देखिए बीटा 1 की बात करो तो ये लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है। और देखो अब बाद में वो कह रहा है कि वेवलेंथ हम जो यह है वो डबल कर रहे हैं यानी 2 लैम्डा, और जो डिस्टेंस d है वो d बाई 2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? d बाई 2। तो भैया b2 जो आएगा बीटा 2 क्या आएगा? बीटा 2 ये आ जाएगा लैम्डा डी अपान स्मॉल डी, ये भी डैश ये भी डैश, ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाई इंटू डी बाई डी बाई 2, ये हिस्सा ऊपर आया, ये आ गया 4 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी यानी 4 बीटा 1। तो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो क्या हो चुकी है? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो हमारा ऑप्शन 3rd हो चुका है। कौन सा ऑप्शन हो चुका है? 3rd ऑप्शन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट द सोर्स इल्यूमिनेटिंग द स्लिट इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ब्लू टू वायलेट कर रहे हो यानी सर अभी बात कर रहे थे बीटा इक्वल टू लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल। अब यहाँ पे ये जो फर्क डालने वाला फैक्टर है वो सिर्फ वेवलेंथ रह गया है। कौन रह गया है? वेवलेंथ रह गया है। और हमें पता है विबग्योर की कहानी। किसकी? विबग्योर। हम लोग बहुत पहले से पढ़ रखे हैं कि विबग्योर। अब विबग्योर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होगी वो वायलेट से ज़्यादा, किससे? वायलेट से ज़्यादा किसकी होगी? ब्लू की। किसकी? ब्लू की। वायलेट से ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो सीधे सीधे किसकी होगी? ब्लू की। तो अगर हम मूव कर रहे हैं ब्लू से, मूविंग फ्रॉम ब्लू, मूविंग फ्रॉम ब्लू, अगर हम ब्लू से मूव कर रहे हैं, ब्लू का मतलब लॉन्गर वेवलेंथ। क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। भैया ऐसे जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। तो लॉन्गर वेवलेंथ टू वायलेट, शॉर्टर वेवलेंथ। किधर की तरफ? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। हम लॉन्गर वेवलेंथ से कहाँ जा रहे हैं? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। लॉन्गर वेवलेंथ से कहाँ जा रहे हैं? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। मूविंग फ्रॉम ब्लू लॉन्गर वेवलेंथ टू वायलेट शॉर्टर वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ लैम्डा डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर सीधी बात है लैम्डा डिक्रीज कर गया तो सिर्फ भैया फिर फ्रिंज विड्थ को भी, फ्रिंज विड्थ रिजल्ट, फ्रिंज विड्थ आल्सो डिक्रीजेज, फ्रिंज विड्थ आल्सो डिक्रीजेज। फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो भैया ये क्या होगा? फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए मिनिमम इज ऑब्टेन व्हेन द फेज डिफरेंस ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव इज। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे जिसको आसानी से किया जा सकता है। चलिए आसानी से कर भी देते हैं। देखिए हम लोगों को इसका बेसिक सा फार्मूला पता है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं? 2n-1 लैम्डा बाई 2। क्या लिख सकते हैं? 2n-1 लैम्डा 1/2। अब भैया देखो डेल्टा एक्स जो होता है यहाँ पे ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख रहे हैं और फाई। चलिए हाँ यहाँ पे अगला फाई जो हमें रखना हुआ ये किसके लिए है? फॉर मिनिमम।
मिनिमम की बात हो रही है भैया, देखो मिनिमम का केस हम लोग सीधा सीधा रख रहे हैं और फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फाई बाई 2 पाई जो होता है ये बराबर किसके होता है, डेल्टा एक्स बाई लेमडा के। यहाँ से भैया फाई इक्वल टू क्या आ सकता है, लेमडा डेल्टा एक्स अपान लेमडा इंटू 2 पाई। ऐसी कुछ कहानी लिखनी है। अब सुपर इम्पोजिंग वेव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सुपर इम्पोजिंग वेव की। तो भैया डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो सारा काम हो जाए। डेल्टा एक्स की वैल्यू चलिए उठा के रखते हैं। यहाँ की वैल्यू डेल्टा एक्स की क्या है, 2n-1 लेमडा बाई टू है इंटू 1 बाई लेमडा आएगा ये वाला फैक्टर इंटू 2 पाई। देखिए 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, लेमडा से लेमडा कैंसल, तो ये आ गया 2n-1 पाई। इसको करने के और भी तरीके हैं बच्चे, लेकिन मैं सिंपल तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चाहते तो आप फाई की वैल्यू इंटेंसिटी निकालते, कास फाई -1 आता, -1 किस पे आता, पाई पे आता, 3 पाई पे आता, 5 पाई पे आता, 7 पाई पे भी आता, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, वो आपकी मर्जी पे था। अगर इसको करने का मन था तो ऐसे भी कर सकते थे, I = I1 + I2 +। अब भैया देखो अगला फैक्टर जो होगा 2 रूट में I1 I2, उसके बाद कास फाई है, और कास फाई मिनिमम की बात करोगे तो कास फाई -1 जो होता है ये वैल्यू होती है मिनिमम, यानी फाई जो आ रहा है वो पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 5 पाई आ रहा है, 7 पाई आ रहा है। अब इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे तो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सीधे सीधे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2n-1 पाई की कहानी मिल रही है कि नहीं। क्या इसी को चाहते तो 2n+1 पाई पे भी कर सकते थे, लेकिन वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। या हम भैया या क्या लिख सकते थे इसको, 2n+1 पाई। लेकिन भैया अब ये ध्यान में रखना कि ज़्यादा बेटर यही है, इसी पे रहने दो। अब देखो n की वैल्यू 1 रख लो, n की वैल्यू 1 से शुरू कर लो, n = 1 2 3 शुरू करते चले जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो आपकी मर्जी पे है कि क्वेश्चन कैसे आप डील कर रहे हो। हाँ देखो दिया भी है आपको एनसीईआरटी में, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन 2 लाइट्स वेव फॉर्म थर्ड मिनिमम देन दे हैव। तो सीधे सीधे अगर हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस की, तो देखिए सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू मिनिमम की बात हो रही, तो 2n-1 लेमडा बाई 2, ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की बात हो रही है तो थर्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, थर्ड की, तो 3-1 5 लेमडा बाई 2। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा लिखना चाहें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 3-1 लेमडा बाई 2, यानी ये आ गया आपका 6-1 लेमडा बाई 2, यानी कितना आ गया 5 लेमडा बाई 2। तो इस तरीके से 15 का अगर हम लोग ध्यान से आंसर देखें तो 15 का आंसर हो जाएगा 4th। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th। पाथ डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 5 लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस हमारा इस केस में जो आएगा वो 5 लेमडा बाई 2। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी एंड रेजिस्टेंस, ए करंट इज पास थ्रू द सर्किट। पोलैरिटी अगर रिवर्स कर रहे हैं तो करंट ऑलमोस्ट 0 हो जा रही है, क्योंकि भैया देखो जब तक फॉरवर्ड बायस है, क्या है फॉरवर्ड बायस है, हाई पोटेंशियल, इधर क्या है लोअर पोटेंशियल, तब तक भैया ये फॉरवर्ड बायस में है, तब तक करंट जा सकती है, करंट का जाना अलाउड है, करंट का जाना अलाउड है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको रिवर्स बायस में ला दिए, बायसिंग रिवर्स कर दी, क्या कर दी बायसिंग रिवर्स, इधर हाई पोटेंशियल, इधर किसको जोड़ दिया लोअर पोटेंशियल को। अब यहाँ पे करंट जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस नहीं रहा, अब ये रिवर्स बायस हो चुका है। और रिवर्स बायस ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कितना ऑफ करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा, तो वहाँ से करंट जा ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से सीधा सीधा आंसर हमारा हो गया पीएन जंक्शन। क्या हो गया, पीएन जंक्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, जिसको आसानी से डील किया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन डायग्राम में दिया भी है।
टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन में कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी इन 3 वे एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर में अगर हम दिखाया गया है तो देखें हम लोग, तो देखिए शुरुआत में ये देखिए, इसको हम देखें तो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये भी किस में है। अब देखो एक तरफ फॉरवर्ड बायस है, एक तरफ हमारा क्या है, रिवर्स बायस्ड। क्या है, रिवर्स बायस। चलिए फॉरवर्ड बायस को एक तरफ रेजिस्टेंस हम लोग फॉरवर्ड बायस का लेते हैं, एक तरफ रेजिस्टेंस रिवर्स बायस्ड का लेते हैं, ठीक है। अब भैया देखो कैसे पता कि ये फॉरवर्ड बायस है, सर ये प्लस जो है यानी हाई पोटेंशियल, कौन सा हाई पोटेंशियल किससे जुड़ा है सर, पी से। किससे जुड़ा है, पी से। हाई पोटेंशियल किससे जोड़ के रखे हैं, पी से। तो पी से जोड़ के रखे हैं भैया। अब देखिए रिवर्स फॉरवर्ड बायस को चलिए हम लोग अपने मन से, छोटा कम होती है वैल्यू तो स्मॉल आर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को कैपिटल आर ले लेते हैं। चलिए पहले केस की बात करते हैं, किसकी, पहले केस की। तो भैया यहाँ पे देखिए ये शुरुआत में आपका कैसा बायस है, आर होगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। फिर देखिए अगला क्या होगा, कैपिटल आर है और इसको हम लोगों ने जोड़ रखा है वोल्टेज से। ये केस फर्स्ट हुआ, कौन सा हुआ, केस फर्स्ट। देखिए दूसरे की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, दूसरे की, तो दूसरे की केस में दोनों के दोनों हमारे ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में पहला भी है दूसरा भी है, यानी यहाँ पे भैया फॉरवर्ड बायसिंग में ये भी है तो ये भी आर की आर, ये भी आर, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, ये भी किस में है, फॉरवर्ड बायस में। गौर करना क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। दूसरे में भी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए रेजिस्टेंस आर, यहाँ रेजिस्टेंस आर है, यहाँ रेजिस्टेंस आर है, और भैया इसको कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने एक बैटरी से। अब भैया देखो यहाँ पे पोटेंशियल आधा आएगा V/2, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा आधा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, आधा आधा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, आधा आधा। सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप करता है। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखिए ध्यान से, तो ये प्लस से माइनस जुड़ा है, यानी ये कौन सा है, रिवर्स बायस्ड। ये भी कैसा है, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो भैया देखो अब सर्किट हमारी कैपिटल आर इधर हो गई, फिर हमारी क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई, इसको जोड़ दिया हम लोगों ने फिर बैटरी से। और देखो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी V/2 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, V/2, यानी सर्किट 2 और 3 में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था बच्चे, जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी चूके बच्चे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए पहली ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारे पास ये जो गेट है वो नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट है। दूसरी तरफ इस गेट को पहचाने तो क्या है, नॉर गेट है। क्या है, नॉर गेट। अब सीधे सीधे हम लोग बुलियन अलजेब्रा रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में यहाँ पे जो इनपुट है y1 मान लेते हैं, y1, क्योंकि हमें फाइनली निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट A। अब एंड है, क्या है, एंड, यानी डॉट से दिखाया जाता है, हालांकि पढ़ते इसको एंड है। इसके बाद इसका बार। दूसरी तरफ देखिए इनपुट B हम डायरेक्ट दे रहे हैं। B क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर की, तो नॉर का काम ये होता है कि दोनों का आर, उसके बाद नॉट लगना, उसके बाद क्या लगना, नॉट लगना। यानी फाइनल जो y आएगा, क्या आएगा, y जो आ रहा है वो सीधा सीधा आ रहा है एक इनपुट A एंड B का बार, इसके बाद फिर अब देखिए दूसरी तरफ दूसरा वाला गेट R है, R को प्लस साइन से ऑरिंग पढ़ते इसको, R है भैया, और ये B। भैया देखो B के साथ कोई कहानी नहीं है, सीधे सीधे इसके ऊपर लगेगा बार। क्या लगेगा, बार। अब यहाँ हम लोगों ने लगा दिया डी मॉर्गन थ्योरम। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। देखो y इक्वल टू, अब यहाँ से मैं लिखने की कोशिश करूँ तो साइन बदलेगी। ये देखिए डबल बार है तो इसकी साइन बदल के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट B इसका डबल बार प्लस डॉट B पे बार। भैया देखो जैसे अब साइन आप जब बदलते हो तो सीधी बात है कि ऊपर, ठीक है,
तो ये साइन बदल देते हो जैसे ही बार की कहानी आती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के। y इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो डबल बार पे भैया, जैसे a है अगर इसके ऊपर डबल बार है तो सीधी कहानी ये a है, तो भैया यहाँ पे भी ये क्या जाएगा, a डॉट बी डॉट बी। इसे ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू a, इधर लिख रहे हैं b डॉट बी। भैया देखो दो चीजें याद में रखना, मैं प्लस और डॉट बोल रहा हूं लेकिन आप एंड और आर पे ध्यान अपना कंसंट्रेट करना, ठीक है, कि सर अगर डॉट है तो वो किसकी बात हो रही है, एंड की, और अगर सर प्लस है तो वो किसकी बात हो रही है, आर की। इतना हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा वरना क्वेश्चन स्लिप कर सकता है। अब हमें ये भी पता है कि ए और ए बार का जो, ठीक है, डॉट होता है वो हमेशा क्या आता है भाई, एक 1 होगा तो अगला क्या होगा 100% 0, तो ये क्या आता है 0, ये वैल्यू क्या आ गई 0। अब ध्यान से देखो तो हमें कौन कौन से स्टेप मिले हैं, पहला मिल रहा है यहीं पे, दूसरा सर यहाँ पे मिल रहा है, और ये एक फैक्टर 3 भी मिल रहा है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा आउटपुट नहीं हो सकता, सर चौथा, कौन सा चौथा, या चलिए भैया ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये नॉट पॉसिबल है, क्या है, नॉट पॉसिबल है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आउटपुट संभव नहीं है, यही कहानी आपसे सीधी सीधी पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जी हाँ, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय, जी हाँ, अगर एन टाइप है, क्या है, एन टाइप है, सीधा मतलब कि इंट्रिंसिक रहा होगा, क्या रहा होगा, इंट्रिंसिक रहा होगा, प्लस कौन जुड़ा होगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्या जुड़ा होगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्या जोड़ी गई होगी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्या जोड़ी गई होगी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। दूसरा अगर पी टाइप होगा, क्या होगा, पी टाइप होगा तो भैया इंट्रिंसिक तो रहेगा ही रहेगा भाई, इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा, ट्राईवैलेंट। क्या जोड़ा जाएगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। तो इस तरीके से एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, सिर्फ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होता है वो इंट्रिंसिक हम लाके पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जोड़ रहे हैं, इस बेसिस पे नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड, बिकॉज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ऊपर वाले असर्शन को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसकी न्यूट्रलिटी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20। अब भैया मैं आपको एक जगह एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखिए हाँ, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक ये हो गया, एक लाइन आपकी ये हो गई। चलिए देखिए इसमें, अब देखिए ऊपर की तरफ आंख बंद करके कौन सा बैंड होगा, कंडक्शन बैंड। कौन सा, कंडक्शन बैंड। नीचे की तरफ वैलेंस बैंड। ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड, नीचे की तरफ वैलेंस बैंड। ये एनसीईआरटी की बात मैं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो चर्चा हुई है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका किल नहीं कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों पे चला जा रहा हूँ। अब देखिए भैया, अगर हम एन टाइप की बात करें, ये जो है आपका ये एन टाइप का है, क्या है, एन टाइप है। और ये जो लाइन है ये सर सीधे सीधे दिखा रही है ईडी को, किसको, ईडी को, यानी डोनर इम्प्योरिटी लेवल को। किसको, डोनर इम्प्योरिटी लेवल को। किसको, डोनर इम्प्योरिटी लेवल को। किसमें, एन टाइप में। किसमें भैया, एन टाइप में। दूसरी तरफ अगर हम पी टाइप पे आए, किस पे आए, पी टाइप पे, तो ये ई ए दिखा रहा है, यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल कौन, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल। अब देखिए भैया, क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा साधा साधा है, अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए तो ये कहाँ पे है, किसके नज़दीक है, तो ये भैया देखिए सीधे सीधे कंफर्म हो रहा है कि ये कहाँ है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल को दिखा रहा है, वैलेंस बैंड के पास में है, मतलब आंख बंद करके क्या होगा, पी टाइप। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पी टाइप। 20 का हो गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ एनसीईआरटी पे भैया दिखाया भी गया है कि आपका देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये जो है वो भैया देखिए किस में दिखाया गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। मैं पहले भी कह रहा था कि एनसीईआरटी के चीज़ों पे आप बात करोगे। देखो भैया एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, 1/5 टोटल करंट का कैरिड हो रहा है होल्स के द्वारा। किसके द्वारा? होल्स के द्वारा। आई एच जो है वो सीधा दे रखा है हमें, कितना है? I/5 है। कितना है? I/5। तो सीधी बात है I इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो I माइनस आई होल होगा, यानी I माइनस I/5 होगा, यानी सीधे सीधे 4I/5 होगा। भैया I इक्वल टू मुझे लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ? NeAVD ऐसा। भैया जिसके टर्म में लिखना है उनको अब पकड़ लो। I सबसे पहले मैं वो बात कर ले रहा हूँ, रेशियो हम लोगों को पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो चाहे भैया पहले I/IH लिखो तो यहाँ पे हो जाएगा Ne इंटू Ne नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इंटू E इंटू A इंटू VE अपान NeNH इंटू E इंटू A इंटू VH। देखिए EA से ये गए काम से, तो IH की जगह IE की जगह क्या आ गया? सीधा सीधा हमारे पास IE जो आ रहा है वो आ रहा है 4I/5 अपान I/5। 5 से 5 कैंसिल, I से I कैंसिल, ये बराबर किसके आ गया? Ne/NH इंटू V/VH। V कितना दे रखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्वाइस है होल्स का, तो 2V होल्स अपान V होल्स ये दे रखा है, V होल से V होल कैंसिल। भैया हमारे पास बच क्या रहा है वो ध्यान से देखिए, तो 4/1 इक्वल टू Ne/NH इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ से आ गया Ne/NH इक्वल टू 2/1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है सर? Ne/NH इक्वल टू 2/1। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन? दूसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अच्छे थे, आसान थे। आगे कह रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच में। यहाँ पे सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें ए और बी के बीच में। सबसे पहले करंट निकाल लो। ये देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लस से जुड़ा हुआ है, यानी ये माइनस से, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो सीधे सीधे देखिए ये 10 10 10, तो भैया ये ऐसे 10 जाएगा, ये इधर की तरफ 10 जाएगा, ये कंडक्टिंग वायर की तरफ बिहेव कर जाएगा, ये 10। अब भैया देखो ये पैरेलल में है तो सीधी इनकी वैल्यू 5 आ गई, यानी रेजिस्टेंस आर नेट अपने पास आ गया 15 किलो ओम, यानी 15 इंटू 10 की पावर 3 ओम। जैसी ज़रूरत होगी वैसा यूज कर लेंगे। पहले आई निकालते हैं। आई इक्वल टू आएगा V/R। V की वैल्यू बात करते हैं, V 30 है, बाई R कितना है? 15 इंटू 10 की पावर 3 है भैया, ये कटेगा, 2 आ गया। I इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3, यानी 2 मिली एम्पियर। समस्या ये है सर कि हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। भैया देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। हम सीधे सीधे 10 का निकाल के उसके बाद वैल्यू चाहे तो भी डायरेक्ट घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। या भैया देखो अगर एक जनरल तरीका सोचा जाए तो यहाँ से करंट I यहाँ गई, कितना? I। रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट आधा हुआ होगा, I/2। यहाँ भी करंट क्या हुआ होगा? आधा हुआ होगा। अब सीधे सीधे कर सकते हैं हम लोग। V हमें चाहिए AB के एलांग। V किसके एलांग चाहिए? AB के। तो भैया करंट डिवीजन रूल से आधी करंट इधर गई होगी, आधी इधर गई होगी, क्योंकि सिमेट्रिक है, और भैया सिमेट्रिक होगा तो सीधे सीधे कर सकते हैं। यानी भैया ये कितना आ जाएगा? I इंटू R। I की वैल्यू रख दीजिए। I कितना है मेरे पास? I मेरे पास आया 2 इंटू 10 की पावर -3। R हमारे पास देखेंगे तो R की वैल्यू आ रही है आपके पास 10। कितनी आ रही है? 10। तो 10 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा I के लिए थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। I के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। असल में करंट इसमें जो जा रहा है वो करंट जा रही है आधी। करंट क्या जा रही है? आधी। तो करंट आधी जाएगी तो I/2 होगा, इंटू R कितना है हमारा? 10
किलो ओम। भैया रख लो वैल्यू, ये 2/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर +3, 10 की पावर +3 10 की पावर -3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना आ गया 10 वोल्ट। एक आसान सा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर अगर हम लोग सीधे सीधे करना चाहें तो 22 का ऑप्शन थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं तो सीधे सीधे अगर मैं इस डायग्राम की बात कर लूं तो ये ऐसा ग्राफ दिया गया है, एक तरफ A है एक तरफ B है, एक तरफ A है और एक तरफ B है। हमें पता है कि ये ग्राफ किसका है, सोलर सेल का। किसका है, सोलर सेल का। किसका है, सोलर सेल का है। अच्छा एक तरफ हमें I दे रखा है, एक तरफ हमें दे रखा है V। क्या दे रखा है, V। अगर सोलर सेल का ये ग्राफ है तो भैया ये देखिए ऑपरेट करता है अनबायस्ड, ऑपरेटेड अनबायस्ड। ये ऑपरेट करता है अनबायस्ड, मतलब भैया देखो एक बैटरी ऐसे लगी है, इधर की तरफ प्लस है इधर की तरफ माइनस है, लाइट रे आके गिरी, कहानी खत्म। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। क्या है इसका, प्यारा सा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। ये भैया देखो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये जो बी वाला हिस्सा है ये करंट पे पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, करंट पे। तो भैया इसको हम लोग प्यारा सा नाम देते हैं शॉर्ट। पहला क्या नाम देते हो, शॉर्ट, फिर सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। भैया मतलब पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस लगभग क्या हो चुका है, 0। यानी ए जो है ओपन सर्किट को दिखा रहा है। अब देखो फोटो डायोड तो है ही नहीं, LED डायोड है ही नहीं, अब दो में फंस रहा है। सोलर सेल है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज को और बी शॉर्ट सर्किट करंट को। हाँ तो भैया ये इस तरीके से 23 का कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। LED कंस्ट्रक्टेड है, PN जंक्शन है। अब देखिए सीधे सीधे हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग जानते हैं E=SC/λ होता है। इसको लिखना चाहें तो 1242 अपान, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, अपान वेवलेंथ जो होगा वो किस में लेंगे, लैम्डा हम किस में ले लेते हैं, नैनोमीटर में। किस में, नैनोमीटर में। अब भैया यहाँ से देखिए सीधे सीधे हम लोगों को लैम्डा चाहिए, वो भी किस में, नैनोमीटर में। तो ये हम क्या लिखेंगे 1242, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान, अब अगली वैल्यू है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, हमारा ये आंसर नैनोमीटर में आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 653.68 आएगा। लगभग ये वैल्यू 654 नैनोमीटर आती है भैया। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड। हालांकि इसलिए हम लोगों को अक्सर ये PYQ है तो अक्सर हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता रहता है। अब देखिए भैया सीधे सीधे ये रीडिंग का खेल है। देखिए ये लोअर इनपुट है, क्या है, लोअर है। ये क्या है, लोअर इनपुट है। ये क्या है, अपर है। अब एक तरफ लोअर इनपुट एक तरफ अपर इनपुट। यहाँ पे भैया देखिए पहले 0, यहाँ 0, यहाँ भी वैल्यू 0, तो 0 0 पे वैल्यू हमें मिली 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब किसी भी जगह एक जगह उठा लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो भैया 1 1 पे भी हमें क्या मिल रहा है, 1। चलिए अगला देखते हैं भैया लोअर इनपुट पे। इधर देखिए इधर 0 है, इधर क्या है 1, एक 0 है और ये क्या है 1, तब भी क्या रहा है 1। इसके बाद फिर देखते हैं ये अगला 1, हाँ देखिए 1 और 0 पे देखते हैं तो ये देखिए अब हमारे सामने ये पूरा का पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि ये जो लो है और ये क्या है, हाई। अब लास्ट बचा है भैया, देखो उसको भी देख लेते हैं। ये A है, ये B है, ये आपका आउटपुट है Y।
इस पे भी रखते हैं 1 0, तो इसका क्या आ रहा है 1, और ये भैया इकलौता 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये सीधे सीधे 0 पे 0, 1 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, तो ये आर गेट है। क्या है आर गेट। अगर ग्राफ नहीं क्लियर हो रहा है मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग चुनते हैं यहाँ से, जैसे देखिए अभी यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे कहानी क्या होगी 1, यहाँ पे क्या है 0, तब भी क्या आ रहा है 1। मैं ज़्यादा आसान तरीका चुनने के लिए बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, तब भी हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसके बाद देखिए जब हमारा 0 था तब भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसके बाद चलिए सब तो हो चुका है, एक बचा हुआ है, ये 0 है, ये 1 है, तब भी हमारा 1 आ रहा है, यानी सीधा सीधा आर गेट है। आगे के क्वेश्चन वो जो है बच्चे वो आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट आपको दिया गया है और इस सर्किट के हिसाब से बच्चा जो है आपको बताना है इसमें ट्रुथ टेबल क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये ए है, ये एक नॉर गेट है, और अगर नॉर गेट होता है बेटा तो नॉर गेट के बाहर जो निकलेगा वो ए बार होगा। यहाँ से ए आ रहा था, चलो ए पहुँच गया, ये बी जा रहा था, चलो यहाँ पर बी पहुँच गया, यहाँ नॉर गेट होकर के जा रहा था, ये बी बार हो गया। अब ये कौन सा गेट है, ये बेटा ये एंड गेट है, तो यहाँ मिलेगा ए बार डॉट बी, यहाँ क्या मिलेगा ए डॉट बी बार। अब ये कौन सा गेट है हमारा, और गेट है। अच्छा ये सारे कौन से थे हमारे, ये एंड थे, ये एंड गेट था, ठीक है। अब यहाँ से जब निकलेगा तो फिर y बराबर क्या निकलेगा, इसका क्या आउटपुट होना चाहिए मेरे हिसाब से a डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक, ट्रुथ टेबल बनानी है, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक a है, एक b है और एक ये y हो गया। ट्रुथ टेबल के हिसाब से क्या चलते हैं, जैसे 0 0 0 1 1 0 0 0 0 है। अब देखो y बताना है, तो जब दोनों 0 होंगे, जैसे ये 0 रखा ये 0 रखा, तो ये भी ऑल 0 ही होगा, 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक 0 और एक 1 रखते तो देखिए ध्यान से, ये 0 रखा ये 1 हो गया। इसकी बात करेंगे, ये 1 रखा, ए क्या है हमारे पास 0 है, अब की हाँ, तो ये देखिए 0 है, ये 1 के ऊपर बार हो गया। अब देखिए 0 का बार 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये तो चलो 0 रहेगा, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा 1। इसी तरीके से 1 और 0 रखोगे तब भी 1 आ जाएगा, लेकिन जब तुम 1 और 1 यूज करोगे तो फिर 1 आ जाता है। तो बीच में जो होना चाहिए कहाँ पर होगा, ध्यान से देखिए अगर, तो पहला पार्ट इसका जो है आपका बच्चा, कौन सा पार्ट, पहला पार्ट एकदम सही है, इसमें ये ट्रुथ टेबल आ रही है, तो ये आपके आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन से इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अच्छा पिछला क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू बेस्ड था। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दी गई है 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन अ सिंगल स्लिट, और स्लिट की वाइड जो है ए, बेसिकली कहा जाए ए, तो वो 1 mm वाइड है, एंड द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, जो कि 2 मीटर दूर पे रखी हुई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन, देखो पढ़ो ध्यान से, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सेंटर पे ब्राइट है, तो ये फर्स्ट डार्क वाला हो गया D1, ये D1 हो गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इनके बीच के निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमेशा फ्रिंज विड्थ का डबल हो जाता है। हमेशा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का डबल। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान समझना, हमने क्या पढ़ा है, a sin थीटा बराबर n लैम्डा इस्तेमाल करते हैं डार्क फ्रिंज के लिए, और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। थीटा की जो वैल्यू होती है y अपॉन कैपिटल D से निकाल लिया जाता है, ठीक। यहाँ से जो y देता है वो एक साइड का देता है बेटा, कितने साइड का देता है, एक साइड का। तो डबल साइड का निकालने के लिए है ना, मतलब कहें कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो फार्मूला बनेगा इसका जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल। अब चूंकि ये पहले का ही होता है तो n बराबर 1 रख देंगे, क्योंकि n बराबर 1 पहले का ही है। तो आपको जो भी आंसर निकालना है वो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2
लैम्डा कितना है 600, नैनो मतलब 10 की पावर माइनस का 9, कैपिटल डी कितना था 2, और ए कितना है 1 mm मतलब 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 गुणे 10 की पावर 6 7 8 1 बच जाएगा, मतलब 2.4 आना चाहिए। ठीक है, कैपिटल डी जो हमारा था नैनोमीटर था हमारे पास अगर देखा जाए तो, और ए जो है हमारा 1 mm सॉरी 10 की पावर माइनस का 3 है। ठीक, तो ये सब सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 4, तो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 2.4 mm आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.4 mm, मतलब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो यार, मतलब आप इस पे रख लो वैल्यू। ठीक है, ऐसे वैल्यू रख लो। क्या बताएं 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। अभी देखो 600 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 है, ये आपका 2 मीटर है, ये mm मतलब 10 की पावर माइनस 3 है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 2400 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, या ये कहते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, या ये कहते हैं 2.4 mm। ये हो गया, ये इसका जो है सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है पार्ट हमारा एनसीईआरटी के इस पेज पर देखने को मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, पहले तो अनपोलराइज लाइट, भैया ध्यान समझना, अनपोलराइज लाइट है मतलब आई नॉट, इसको पहले एक पोलराइजर से गुजारा गया होगा। ठीक, पासिंग थ्रू टू पोलराइजर हुज ट्रांसमिटिंग एक्सेस 60 डिग्री, मतलब एक अगर सीधा है तो फिर दूसरा सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा, मतलब इसी के जैसे मान लो है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तिरछा होगा, और इसकी ट्रांसमिशन जो लाइन है बेटा वो अगर बात करें तो 60 डिग्री पर है, इससे कितनी पर 60 डिग्री पर है। अब जब यहाँ से जब पहली बार पोलराइज होता है तब हमेशा उसका बेटा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है आधा, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अनपोलराइज्ड लाइट पहली बार पोलराइज्ड होती है तब ये पोलराइज्ड हो गई है, तब उसकी इंटेंसिटी पहले से जस्ट आधी हो जाती है, और इसके बाद जब जाएगी इंटेंसिटी नेट जब निकाली जाएगी वो अनपोलराइज्ड लाइट का कॉस स्क्वायर टाइम्स थीटा बाई 2 होता है, ये होता है। ठीक है, सॉरी कॉस थीटा होता है। ओके, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉस 60 है, कॉस 60 का स्क्वायर, अब कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई नॉट बाई 8 हो जाएगा। तो आई नॉट बाई 8 किस में ऑप्शन दिया गया है, तीसरे ऑप्शन दिया है। यहाँ पर हमने मॉल्स लॉ लगाया हुआ है, और ये टेक्निक आपको बेसिकली पोलराइजेशन में पढ़ाई जाती है। ये देखिए पोलराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक ये नहीं है फिलहाल, ये दूसरे पेज का लग गया सारी। आगे देखेंगे, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वेवलेंथ, दो कोहेरेंट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ जो है, एक की वेवलेंथ 6.2 × 10 की पावर माइनस का 6 एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू 10th ऑर्डर मैक्सिमम। पाथ डिफरेंस बताना है, अभी मैक्सिमम बच्चा जो पाथ डिफरेंस होता है हमेशा याद रखो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, तो n लैम्डा हो जाएगा। अब 10वां बताना है, लैम्डा आपका 6.2 × 10 की पावर माइनस का 6 है, तो 6.2 × 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस किसमें दिया गया है, 4th ऑप्शन। अगला देखेंगे, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ फाउंड टू बी 0.4 mm of the whole apparent is dipped in the water, refractive index 4/3 without disturbing the arrangement। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, मीडियम में फ्रिंज विथ जो होती है वो एयर की डिवाइड बाई मी होती है, ये फॉर्मूला याद रखो। अब ये क्वेश्चन 0.4 mm दिया गया है, ये वैल्यू जो है 4/3 है, साफ समझ में आ रहा है 0.3 mm इसका आंसर हो जाना चाहिए। कौन सा पार्ट सही है, फर्स्ट, ये फॉर्मूला याद रखिए, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी विच इंटरफेयर आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी 16 है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो भैया क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो 16 है, तो इससे हम लोग सबसे पहले एम्पलीट्यूड का निकाल लेते हैं। ठीक, एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है
वो ये होता है। ठीक सर, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √i होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 16:1 मतलब 4:1 आ गया, a max अपॉन a min। ठीक, समझना ध्यान से। अब a max का मतलब क्या होता है? a2 प्लस a1, या ये भी कह सकते हैं हम लोग a max जैसे निकालना है तो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। तो ये 4/3। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट लगाते हैं, अगर ये कभी भी दिया गया हो तो a1 अपॉन a2 अगर निकालना है, ये 4/1 है सॉरी, तो वो निकालने के लिए 4 + 1 4 - 1 कर दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल के भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। ये 5/3 आ जाएगा। ठीक, अब इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है, तो इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5/3 का स्क्वायर कर दो तो 25/9 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये तरीका है और कोई तरीका नहीं हो सकता, और तरीके भी हो सकते हैं। यहाँ पर आई मैक्स का फंडा भी लगा सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सा आसान होता है। आप इससे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं उससे भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, टू कोहेरेंट सोर्स ईच इमिटिंग लाइट ऑफ देन आई नॉट इंटरफेरेंस इन अ मीडियम एट द पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस जो है आपको क्वेश्चन में वो 2π/3 दिया गया है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। हमेशा ध्यान रखो, अगर दो इंटेंसिटी दोनों सेम अगर होती है तो नेट रिजल्टेंट अगर सुपर इम्पोज होने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। ठीक है, तो 4 हो गया, I0 हो गया, cos 5 वाले 2π/3 है, ये 2 हो गया, तो ये 4I0 cos स्क्वायर 5/3 हो गया, 6 π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 वाली कितनी होती है? 1/2 होती है, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर हो गया। 1/2 का स्क्वायर का मतलब 4I0 × 1/4 हो गया, तो आई कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये पार्ट सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये फार्मूला भी होता है तो सेम होती, तो ये NCERT में लिखा है, इस पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्लिट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस मतलब स्मॉल d आपको 1 mm दिया गया है। इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दी गई है 6.5 × 10⁻⁻⁷। इंटरफ्रेंस फ्रिंज आर ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब कैपिटल D आपको 1 मीटर दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज। बेटा अगर एक की बात होती है, जैसे मेरी बात समझो, डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है। ठीक, अब जैसे कह रहा है फोर्थ वाला पकड़ो, तो यहाँ रखो 2 × 4-1, ये आपको फोर्थ डार्क फ्रिंज दिखाएगा। 4 दूनी 8 में से 9, तो 9 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब y3 थर्ड डार्क फ्रिंज निकालो, 2 × 3-1 लैम्डा D कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। 3 दूनी 6 में से 11, अच्छा नीचे 2 भी होता है, ध्यान देना भैया जरा। ठीक, 3 दूनी 6 में से 7 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब इनके बीच की डिफरेंस y4 - y3। देखो अब ध्यान देखना, ये देखना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दे देगा, है ना। मैं फर्जी कर रहा हूँ, मैं सीधे फॉर्मूला लगाना चाहिए था, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जरा घटाओ, तो 9 में से 7 गया 9 7, ये देखिए 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, कैपिटल D अपॉन 2D माइनस 7 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। अब देखो सॉल्व करो कितना आ जाए, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब ये फ्रिंज विड्थ के बराबरी ही होता है, तो कभी भी अल्टरनेटेड डार्क फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हो तो हमेशा वो फ्रिंज विड्थ ही पूछ रहा होता है। मैंने करके दिखा दिया, बाकी आपको इस शॉर्टकट लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपका समय बच सके। फर्जी का मैंने वहाँ टाइम बर्बाद किया है, और मेरे हिसाब से फॉर्मूला में ये लॉजिक होना चाहिए और सीधे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कैपिटल D 1 हो गया, लैम्डा जो है 6.5 × 10⁻⁷, mm जो होता है 10⁻³ होता है, तो 6.4 × 10⁻⁻⁴, तो मेरे हिसाब से 0.65 आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल d 1 mm था 10⁻⁻³ ठीक, रुक जाओ बेटा, ये हटाओगे तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, तो अगर ये 4 बच रहा है तो 0. एक और ले आओ उधर,
0.65 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, तो मेरे हिसाब से 0.65 mm आना चाहिए आंसर। कौन सा सही है? फर्स्ट। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके आंसर की में इसका आंसर शायद दूसरा दिया गया, जो कि गलत है। करेक्शन आपके पास पहुंच गया होगा। इसका सही आंसर जो है वो बेटा पहला आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन रेडियस सी, स्पेस बिटवीन द स्लिट इज d एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, लैम्डा की वैल्यू दी है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई है। इफ द एंगुलर विथ ऑफ द फॉर्म कर रहा है 1 डिग्री, द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी क्या होगा? अब देखो एंगुलर विथ का जो फॉर्मूला होता है बेटा हमेशा ध्यान रखना, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी निकालने के लिए लैम्डा अपॉन थीटा करना है। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ थीटा जो होना चाहिए मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 रखना पड़ेगा। अब ये किस में जाएगा? आपका रेडियन में जाएगा। किस में जाएगा? तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। अब लैम्डा कितना दिया गया? 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। ये कितना हो गया? पाई अपॉन 180 हो गया। अब आप इस कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से 8×72, ठीक है, 8×48, 6×6 4×14, ठीक है। अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करना जो है बेहद आसान है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाई 180, तो 108 1 2 3 4 पूरे 10 की पावर माइनस का 10 डिवाइड बाई पाई मतलब 3.14 होता है। तो डिवाइड बाई 3.14 करेंगे तो ये 3434949 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 अप्रॉक्स में। आंसर mm में देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.034 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 0.03 mm इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा मेरे हिसाब से? अगर हम बात करें तो तीसरा पार्ट जो है सही हो जाएगा। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन थी, ठीक। पीवाई के मॉडिफाई क्वेश्चन है ये। अगला देखो, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज थीटा। फर्स्ट वाला है भैया, ध्यान रखना, 3rd डिग्री फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ध्यान रखना 3 डिग्री पर है। लैम्डा यहाँ पर जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है, विथ ऑफ स्लिट मतलब एक की वैल्यू पूछेंगे। अब डिफ्रैक्शन केस में बच्चा हमेशा ध्यान रखना, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होता है फॉर मिनिमा। किसके लिए? फॉर मिनिमा के लिए। किसमें? डिफ्रैक्शन। उल्टा होता है वेडिस का, मतलब एक याद करने का तरीका होता है, कुछ खास नहीं है। तो ए पूछा गया, यहाँ पर साइन 30 हो गया। अब एन की जो वैल्यू है वो फर्स्ट है तो 1 हो गया। लैम्डा यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। तब ये जो होता है 1/2 होता है, ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, 10। तो ए हो गया 5 दूनी 10 पूरे 10 की पावर माइनस का 7। अब प्रॉब्लम ये है कि आंसर जो आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। अच्छा तो क्या करें? वैसे तो ये 10 की पावर माइनस का 10 भी है साथ में। अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -7 को लिखना है तो ऐसे लिख लो। अब ऐसा करने पर आंसर जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, इससे आ जाएगा। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवाई की मॉडिफाइड ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा जानदार होने वाला है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितना दिया गया है? वेवलेंथ कितनी है लाइट की? 5000 एंगस्ट्रॉम है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज, स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 0.2 mm है। एंड स्क्रीन कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर है। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा बताना है ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो भाई मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। अब एन क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड मैक्सिमा बता रहे तो 3 रख दिया। लैम्डा कितना दिया गया है? 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस का 10, कैपिटल डी 2 मीटर है, स्मॉल डी 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 है। सॉल्व कर ले, आंसर 15 की फॉर्म में आना चाहिए तो पहला सही होना चाहिए, देख लेते फिर भी। तो ये अगर डेसिमल में हटाऊंगा तो इधर 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 ये हो गया 10, 5 15, 1 2 3 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, तो 1 2 3 4 5 और कम कर दो तो 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही है बेटा? बेटे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। देखिए ये इसका फार्मूला इस्तेमाल किया गया है।
रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है 4:1 और एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो भैया एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिटी के रेशियो के रूट के बराबर होता है, तो 4:1 दैट इज 2:1। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटेंसिटी वाले बेस के हिसाब से है। अगला देखेंगे, फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्लिट whose width is a in order of wavelength कब, ठीक है। d is the distance of the screen, the width of central maxima, बेटा width of central maxima का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कैपिटल D लैम्डा अपॉन है, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी आज ही। फॉर्मूला याद होना चाहिए, विथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा के विथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कैपिटल D लैम्डा अपॉन a होता है, ध्यान रखना इस बात को। अगला देखेंगे, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट with a, the first minimum is absorbed at the 30 degree when the light of wavelength ये है, the first secondary maximum कहाँ मिलेगा? अब देखो यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है। पहली चीज याद रखो, डिफ्रैक्शन में a sin थीटा जो होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है मिनिमा वाले केस में, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट मिनिमा जो है 30 डिग्री में दिख रहा है और लैम्डा भी आपको दिया गया, तो पहले a निकाल लो, तो a 30 डिग्री फर्स्ट है, ये लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 उधर चला जाएगा, 5 दूनी 10,000 एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हारे पास ए हो गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब ए साइन थीटा किस एंगल पर मिलेगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्मूला क्या था? 2n माइनस का 1 λ/2, ठीक है। ये होता है, सॉरी 2n प्लस का 1 λ/2 होता है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा तो n बराबर फर्स्ट रखते हैं, तो एट n बराबर 1 जो है क्या देगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दे देगा, तो a साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर फर्स्ट रख दोगे तो 3/2 हो जाएगा भाई, ये लैम्डा होगा और ये हो गया, बस ठीक है, हैं। अब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा 3/2, लैम्डा कितना है तुम्हारे पास? 5000 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना है? 10,000 एंगस्ट्रॉम, तो मेरे हिसाब से 3/4 हो गया। तो अगर ये 3/4 हो रहा है तो साइन थीटा 3/4 है, तो थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 3/4। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका जो है एकदम सही हो जाएगा। तो ये कुछ खास मुझे तो नहीं लगा, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखना है। अभी तो कोई रट्टा मारने वाली चीज़ हो गई। Young double slit experiment uses a monochromatic source. The shape of the interference fringes formed on the source. हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है? हाइपरबोला। रिमेंबर बेस क्वेश्चन है ये याद करना पड़ेगा आपको। रिमेंबर बेस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, कुछ के लिए थ्योरी नहीं बतानी पड़ती है। देखिए लोकस भी है यहाँ पर, कैसे बना हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है यहाँ पर, ठीक है। हाइपरबोला बनता है। A pure germanium space is doped with aluminium. The number of density acceptor atom is approximately जो है 10 की पावर 21 है, हैं डेंसिटी। अब देखो ये जो दिया गया है इंट्रेंसिक में 21 है, 10 की पावर 21। इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है आपको क्वेश्चन में 10 की पावर 19 दिया गया है, तो शायद नहीं, पहले समझ लेते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयन इज अप्रोक्सीमेटली जो है 31 दिया गया है ना। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ से? फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अ प्योर जर्मेनियम स्पेसिमेन इज डोप्ड विथ एआई, डोप्ड विथ एआई। द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, मतलब एक्सेप्टर द नंबर ऑफ होल, ये 10 की पावर 21 पर मीटर क्यूब है। इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब Ni 10 की पावर 19 दिया गया है और Ne हमसे पूछा गया, तो गड़बड़ हो जाता है मामला भी। अब मास एक्शन लॉ क्या होता है? ये होता है। तो इसके हिसाब से अगर हमें Ne निकालना है तो Ni का स्क्वायर अपॉन NH कर दीजिए। अब Ni कितना है? 10 की पावर 19, कितने बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, और ये 10 की पावर 21 है। तो Ne अगर निकालना है तो 38 में से 21 घटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 17। तो 10 की पावर 17 पर मीटर क्यूब। कौन सा पार्ट सही आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये अच्छा था। नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम लिखा हुआ था, इसका तो होल्स की यहाँ पर बात हो रही है।
यहाँ होल किस हिसाब से है, ठीक है। ये देखिए मास सेक्शन लॉ आपको एनसीईआरटी में यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है भाई, देखो क्या है क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ द जर्मेनियम जंक्शन डायोड, हमें यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो रेजिस्टेंस बताना है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ये स्लोप से बता पाएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा देर समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो होता है डेल्टा वी होता है और ये जो होता है डेल्टा आई होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई का इस्तेमाल कर लेते हैं। डेल्टा वी कितना है 2.3 माइनस क्वेश्चन में वी के क्या दिया गया है 0.3, दैट मीन्स 0.3 घटा दो, डिवाइड बाय डेल्टा आई कितना है, देखिए डिफरेंस 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो गया, ठीक है, मिली एम्पियर है भैया। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, मतलब 0.2 किलो ओम आना चाहिए आंसर में, ठीक है। कौन सा पार्ट सही है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, डायनेमिक ग्राफ होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड वर्क अल्टरनेटली, भाई यही पहला ही सही हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड अल्टरनेटिव मतलब एक D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2, मतलब पहले साइकिल में D1, दूसरे साइकिल में D2, फिर अगले साइकिल में D1 फिर D2, अल्टरनेटिव बिहेव करता है। इन फुल वेव रेक्टिफायर डू डायोड वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ काम नहीं करते हैं। एफिशिएंसी फुल स्केल की जो है आपकी सेम होती, भाई गलत है। फुल वेव की जो एफिशिएंसी होती है वो हाफ की डबल होती है, गलत लिखा हुआ है। और ये कह रहा है बाई डायरेक्शनल होता है क्या यूनिट वेव, नहीं भैया यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला हो गया, कुछ खास नहीं है। अब देखिए लिखा हुआ है, ये फुल वेव रेक्टिफायर एनसीईआरटी बना है, ये पहला डायोड के लिए दूसरे डायोड के लिए, पहले में ये काम कर रहा है दूसरे में ये काम कर रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये अल्टरनेट काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, हमें बताना है इसमें करेक्ट चॉइस कौन सा सही होगा। पहले देखते हैं द विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस, अरे भैया फॉरवर्ड बायस में तो डिक्रीज होता है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स है ना भाई, फॉरवर्ड बायस में तो डिक्रीज होता है ना, ये तो फॉरवर्ड कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, गलत है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, तो फर्मी लेवल जो होता है एग्जैक्ट बीच में होता है, किसमें, इंट्रिंसिक में। अब जब बात करते हैं एन टाइप की तो फर्मी लेवल ऊपर खिसकता है, और अगर पी टाइप की बात करते हैं तो नीचे खिसक जाता है। सही लिखा हुआ है, मतलब ए फॉल्स है तो बी जो है आपका ट्रू है। ये किसमें लिखा हुआ है, शायद थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन दोबारा, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन सा हो गया। अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट along with the input and output voltage as shown in the figure, contribution to the output voltage from diode 2 को दिखाना है। तो डायोड 2 वाले दिखाना है, तो ये पहला वाले के लिए होता है, ये दूसरे वाले के लिए होता है, तो हमें डायोड 2 के लिए दिखाना है। तो 2 के लिए, पहले के लिए देखो ये दे देगा, दूसरा जब बारी आएगी इसकी तब ये वाला काम करेगा, तो ये हमारा D2 के लिए होगा। इसी तरीके से ये D2 के लिए होगा, ये वाला D1 होगा, D2 फिर D3, D1 D2 D1 D2, तो हमें D2 के लिए पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से B और D होना चाहिए। किसमें लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, बोले बेटे सेकंड ऑप्शन जो है इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाँ, ये भी एनसीईआरटी के इसी सेक्शन में दिए गए हैं। तो बेटा ये आज के पेपर के सॉल्यूशन थे। जय हिंद।